हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आखिरकार मैं पीटी में इतना स्कोर कैसे कर पाया। हालांकि मैं ये नहीं मानता हूँ कि स्कोर बहुत अच्छा है और किसी के आए नहीं होंगे इससे ज़्यादा, बिल्कुल आए होंगे, लेकिन उसके पीछे की जब आप वजह जानेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये स्कोर ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अब मैं ये भी बताऊँगा कि मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ, मेरी क्या रणनीति रहती है। बुक लिस्ट में भी बताऊँगा आपको, पर बहुत ज़्यादा डिटेल से तो बुक लिस्ट नहीं बता पाऊँगा क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि अगर आप बिगनर हैं तो फिर वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी OMR शीट से, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं आपसे किसी तरह से झूठ बोल रहा हूँ। तो ये है मेरी OMR शीट, आप इसमें देख सकते हैं क्लियर। अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो आप इसमें आराम से देख पाएंगे कि जो नीचे लिखा हुआ है, मेरे पहले 85 क्वेश्चन सही थे, लेकिन आंसर के आने के बाद मेरे 87 क्वेश्चन सही हो गए थे। अब मैं ये नहीं कहता कि 87 मार्क्स बहुत ज़्यादा है या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया है तो उन लोगों को पता है कि फर्स्ट मीटिंग का जो ई सीरीज़ का पेपर था उसमें 25 से लेकर 34 तक के टोटल करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अगर आप इसमें OMR शीट में देखेंगे तो 25 से लेकर 34 तक के मेरे लगभग टोटल क्वेश्चन गलत हैं, 2 क्वेश्चन सही हैं सिर्फ। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे करंट अफेयर के पूरे क्वेश्चन गलत हैं। मैं ये सोच के भी गया था क्योंकि मेरी करंट अफेयर की कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि 6 महीने से अगर आपने कोई पढ़ाई नहीं की है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके सारे करंट अफेयर सही नहीं हो सकते हैं। तो मैं ये सोच के गया था कि मैं तुक्का मार के आऊँगा, जो सही हो गए तुक्के में तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान भरोसे। तो मैंने वैसा ही किया, तो मेरे लगभग 8 क्वेश्चन गलत हो गए, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही करंट अफेयर में सही हो पाए थे। अगर मैं बात करूँ जीके जीएस की, तो मेरे जीके जीएस में सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए, एक मेरा हिंदी में गलत हुआ, एक इंग्लिश में गलत हुआ और एक मैथ का क्वेश्चन गलत हुआ। मेरे टोटल क्वेश्चन 5 गलत हुए और मेरे करंट अफेयर के 8 क्वेश्चन गलत हुए, तो टोटल 13 क्वेश्चन गलत हुए और 87 सही हुए। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा मेजर करेंगे तो करंट अफेयर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मेरा काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ कि मैं चीज़ें लंबे समय तक याद रख पाता हूँ, कि अगर मैंने 6 महीने कोई पढ़ाई भी नहीं की है तो फिर भी मेरा जो एग्ज़ाम है इतना अच्छा गया। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें ज़रूर बताऊँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको मेरी लाइफ में 4 साल पहले चलना पड़ेगा, जब मैंने 2017 में एज SSC एस्पिरेंट अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। तो अब मैंने 2017 से 2018 तक SSC की तैयारी की, लेकिन 2018 में जब SSC का स्कैम आया तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ और मुझे लगा कि यार मुझे सिर्फ इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए, इसके अलावा मुझे और भी तैयारी करनी चाहिए। तो फिर मेरा थोड़ा सा रुझान यूपी के एग्ज़ाम की तरफ आया। अब लेकिन समस्या मेरे सामने ये थी, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से था तो मेरी मैथ साइंस तो बहुत अच्छी थी, रीजनिंग भी अच्छी थी, लेकिन समस्या ये थी कि मैं जीके जीएस में बहुत ज़्यादा वीक था और मुझे करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा नफरत थी। लेकिन अब मरता क्या ना करता, मेरे सामने और कोई चारा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो अगर करना है तो फिर अब जीके जीएस तैयार तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद मैंने जीके जीएस तैयार करना स्टार्ट किया। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव बुक से शुरुआत की थी, क्योंकि मैं अपने अंदर जीके जीएस के प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना चाहता था, लेकिन उसके बाद मैंने फिर बहुत ज़्यादा अहमियत ऑब्जेक्टिव बुक्स और वन लाइनर फॉर्मेट की बुक्स को दी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने में बिलीव करता था, क्योंकि जो लोग साइंस स्ट्रीम से होंगे वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनका जो माइंड सेट होता है वो कुछ ऐसा ही होता है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को रट नहीं पाते, वो चीज़ों को समझने में भरोसा करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं चीज़ों को रट नहीं पाता था, लेकिन मैं चीज़ों को समझता ज़्यादा अच्छे से था। तो इसलिए मैं कोशिश करता कि मैं ज़्यादा डिटेल से चीज़ें पढ़ने की कोशिश करूँ। तो मैं ऐसी बुक्स पढ़ता था जो कि ज़्यादा थ्योरी फॉर्मेट में हो और जिससे कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि मैं जीके जीएस जब भी पढ़ता था तो मुझे बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं चीज़ों को समझ लेता था। उससे क्या होता था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती थी। अगर आप आज के एग्जाम के पैटर्न को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन की वजह से वो 4 क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि अब वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि जो एक ही लाइन में खत्म हो जाएं। वो अगर आपसे अगर सामने मिलान करने के लिए दे देता है तो वो एक क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। जब तक आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ेंगे या चीज़ों को कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, जब तक आप चीज़ों को सही तरीके से समझ के नहीं पढ़ेंगे और थ्योरेटिकल फॉर्मेट में नहीं पढ़ेंगे, तो आप वन लाइनर फॉर्मेट में या ऑब्जेक्टिव बुक चाहे जितनी पढ़ लें आपको उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें मैंने हमेशा फॉलो की अपने जीवन में, कि मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल बुकें पढ़ पाऊँ। अगर मैं बात करूँ कि वनडे एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं आप उनकी तैयारी कैसे अच्छे से करें, तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप कोशिश करें कि आप थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ें। उससे क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे और आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। वहीं मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी को तैयार करने के लिए आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी एटलस को। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एटलस लगा रखे हैं, यहाँ वर्ल्ड के लगे हुए हैं, इंडिया का लगा हुआ है, इंडिया के दोनों मैप लगे हुए हैं, यूपी का लगा हुआ है, इसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी चीज़ों को लंबे समय तक याद करने के लिए, क्योंकि आप जब मैप देखते हैं तो उसका जो विजुअल होता है वो आपके माइंड में बन जाता है, तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। इसके अलावा अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, पॉलिटी आप किससे तैयार करेंगे, तो पॉलिटी के लिए आप परीक्षावाड़ी की ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वनडे एग्जाम के लिए वो सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है।
तो पॉलिटी के लिए आप उसे पढ़ सकते हैं। रही बात इकोनॉमी के लिए, तो इकोनॉमी आपको नहीं पढ़ना कहीं से भी, आप चाहें तो लूसेंट से इकोनॉमी कवर कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में ज़्यादा करंट आता है और करंट अफेयर अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको इकोनॉमी के लिए कोई अलग से पर्टिकुलर बुक लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं इकोनॉमी के लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं लेता, करंट अफेयर से ही इकोनॉमी तैयार हो जाती है। और जो थोड़ा बहुत इकोनॉमी आती भी है, जो स्टैटिक इकोनॉमी आती है, उसके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके लूसेंट से कवर हो जाएंगे। नहीं तो फिर परीक्षा वाड़ी की जो ज्योग्राफी की बुक आती है उसमें हर चैप्टर्स में कुछ ना कुछ दिया रहता है, जिससे कि आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसके अलावा बात करें साइंस की, तो साइंस आपके लिए लूसेंट की जो साइंस वाली बुक आती है सेपरेट वाली, तो वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे बाहर साइंस नहीं आती है। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा साइंस पढ़ना चाहते हैं तो फिर परीक्षा वाड़ी की आप साइंस की अलग अलग बुकें ले सकते हैं। इसके अलावा मैथ रीजनिंग की बात करें तो ये प्रैक्टिस पर आधारित होती है, इनको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी होंगी। और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जिन लोगों की मैथ कमज़ोर है, हालांकि उसको ये चीज़ें थोड़ा सा टफ लग सकती हैं, लेकिन अगर आप मैथ को एक अच्छी बुक से कवर करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। इसके अलावा अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी वनडे एग्जाम के लिए आपकी लूसेंट वाली हिंदी सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता मेरे हिसाब से। तो जितने भी मैंने एग्जाम दिए मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो मैंने कुछ ऐसे ही तैयारी की है। अगर आप यही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, अगर आप ऐसी रणनीति फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका भी जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा और आपको बार बार तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की मैं बहुत सारी मैगजीन्स बता चुका हूँ, उसमें मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप मुझे बताइएगा, तो मैं वनडे एग्जाम के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी करंट अफेयर पढ़नी चाहिए, यूपी के जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं। तो ये मेरी कुछ रणनीति रही है। इसके अलावा बात करते हैं बाकी चीज़ों पर। अब बात करते हैं कि मैंने 6 महीने तक पढ़ाई क्यों नहीं की, आखिरकार मैंने क्यों पढ़ाई से दूरी बना ली। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है कि मैंने मार्च से लेकर अगस्त तक कोई भी वीडियो नहीं डाला, और ना मैं पढ़ाई कर पा रहा था, ना मैं वीडियो के लिए समय निकाल पा रहा था। क्योंकि मैंने बीच में 2-4 वीडियो डाले भी थे, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल पा रहा था, पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रहा था। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं था, लेकिन मैं क्योंकि बेरोजगारी का जो प्रेशर था वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि यार जीवन में अपनी एज बढ़ रही है और साथ में कुछ जिम्मेदारियाँ भी बढ़ रही हैं, तो मुझे लग रहा था कि यार कम से कम अपना खर्च तो हम निकाल ही सकते हैं। तो मुझे लग रहा था कि यार मैं कुछ करूं, क्योंकि किसी भी आयोग में कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रही थी। और जैसा कि आप जो गवर्नमेंट्स का जो आप रवैया देख रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मुझे लाइफ में और भी कुछ करना चाहिए, और साथ में पढ़ाई तो करते रहेंगे, लेकिन जब पढ़ाई में आगे कुछ उम्मीद दिखेगी, कोई फॉर्म निकलेंगे, कोई वैकेंसी निकलेंगे, कोई एग्जाम होंगे, तब पढ़ लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अटेंडम हुआ था, ज़्यादा समय नहीं था, तब तक मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका था उन चीज़ों में, तो इसलिए मैं तैयारी कर नहीं पाया था। अब रीज़न क्या था, क्योंकि मैंने साथ में कोई बिजनेस भी स्टार्ट किया था, उसके बारे में कभी डिटेल से बात करूंगा कभी अलग वीडियो में, वो चीज़ें नहीं अभी बताऊंगा। लेकिन मैंने एक अलग बिजनेस स्टार्ट किया था ताकि मैं अपने आप को सपोर्ट कर पाऊँ खुद से, तो इसलिए मैं समय बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा था। तो मार्च से लेकर मैंने अगस्त तक कोई भी पढ़ाई नहीं की थी। हालांकि मैं यूट्यूब तो कर रहा था, लेकिन यूट्यूब में मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ लंबा समय निकलेगा और मैं लाइफ में कुछ अलग करना चाहता था। इसलिए मैंने कोशिश की थी कि मैं चलो घर में कुछ करता हूँ या कुछ नया स्टार्ट करता हूँ, इसलिए मैं समय बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैंने 6 महीने तक कोई भी पढ़ाई नहीं की थी। तो मैं पीटी का एग्ज़ाम भी नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं दे आया और मेरा इतना अच्छा एग्ज़ाम चला गया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब मेरी आज की तैयारी नहीं है, ये 6 महीने पहले की तैयारी है, जो कि मैं पहले पढ़ता रहा हूँ और जो मेरे पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैं ये चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपकी भी एज 20+ है तो फिर आपको भी ऑप्शन बी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स का जैसा रवैया है तो उसमें बहुत ज़्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता है। हो सकता है कि ये चीज़ें आपके इंतजार कब डिप्रेशन में चेंज हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को मजाक मार रहे हों, लेकिन जब मैं भी इस एज में था तो मुझे भी लगता था कि यार डिप्रेशन और डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन जब धीरे धीरे उस एज में आए तब हमें पता चला कि यार डिप्रेशन, एंग्जाइटी, प्रेशर कितनी बुरी चीज़ है कि उसको हैंडल कर पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ज़रूर ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस एज को पार कर चुके हैं तो फिर आपको ऑप्शन बी के बारे में सोचना चाहिए। कोई ना कोई अपने लिए सोर्स तैयार करना चाहिए जिससे कि इनकम का सोर्स हो सके और आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। अगर आप पहले से सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, आप आराम से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो फिर आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इसमें कोई भी निश्चित समय नहीं है कि आप कितना समय आपको लग जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रवैया है, जो आयोगों का रवैया है, क्योंकि उनमें कोई भी एक्टिविटी होती नहीं है। अभी तो हो सकता है कि इलेक्शन है तो इस समय बहुत ज़्यादा हरकत में है आयोग, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद फिर से वो सुसुप्त अवस्था में चला जाए, तो इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि जो इस एज में जो भी लड़के हैं उन्हें ऑप्शन बी के
बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने उस चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक फेस किया है। मेरी स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं कैसे आगे सर्वाइव कर पाऊँगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी इस एज ग्रुप में हैं, तो मैं उनसे ज़रूर एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो अपने लिए ऑप्शन बी ज़रूर खोजें, अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर बनाएं। कि अगर आप 20+ हो चुके हैं, तो अगर आप घर से संपन्न हैं या कोई भी टेंशन नहीं है, तो फिर आप चाहें तो 30-35 साल तक भी तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में मुझे परिवार से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो फिर आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में लगभग मैंने वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। आपके कमेंट पढ़कर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं और आपको वीडियो पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं। तो चलिए, पूरा वीडियो देखने आपका धन्यवाद।